Hello everyone, welcome to our उद्गम सीरीज फॉर CSIR नेट 2023। और इस सीरीज में हम जो पार्ट करवाने जा रहे हैं वो है इकोलॉजी और इवोल्यूशन के PYQ, वो भी पार्ट सी के जो 2023 में आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ कर चुके हैं अभी तक इकोलॉजी, साथ में कुछ इवोल्यूशन के पार्ट्स भी किए हैं हमने क्वेश्चंस भी डिस्कशन किए हैं और हमने इकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी देखे हैं जहां से यूजुअली क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि आप सभी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से सब प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं CSIR 2023 दिसंबर। तो आज का देखो जो मेजर टॉपिक है मैं आपको यहां से बता चुका हूं कि वो CSIR का PYQ रहने वाला है 2023 पार्ट सी में। जो भी क्वेश्चंस आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट में वो रहने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एल्टुरिज्म डिस्कस किया था हमने, एक्चुअली बिहेवियर इकोलॉजी का पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने एल्टुरिज्म पे फोकस किया था, हैमिल्टन रूल एंड किन सिलेक्शन, और उसके बाद हमने रेसिप्रोकल एल्टुरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक ये आपके सामने है, हम इकोलॉजी इवोल्यूशन के PYQ देखने वाले हैं। चलो देखो, और ये स्टार्ट चीजें हों उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं कि CSIR 2023 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर नॉलेज बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वहां पर नॉलेज बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए थे और ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आपको हवा तक ना लगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन इवोल्यूशन से है। और इसके बाद अगर हम बात करें इवोल्यूशन में भी कौन से पार्ट से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या आया है क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग लिस्ट रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कॉलम पी के अंदर दो तरह के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। दैट कैन लीड्स टू स्पीशिएशन, जो जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीशिएशन होता है भाई। अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू द स्पीशिएशन, है ना। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, कॉलम पी रिप्रेजेंट द प्रोसेस बाय विच दीज आइसोलेशंस कैन अकर। कि कॉलम पी में वो प्रोसेस दिए गए हैं जिनकी जिनकी वजह से इस तरह के आइसोलेशंस जो है वो होते हैं। तो ये तो है प्रोसेस, ये है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के टाइप। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच बिटवीन द प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन टाइप्स लिस्टेड इन कॉलम पी एंड द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन कॉलम क्यू। हमें P को Q के साथ मैच करना है। ये तो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि दो ही तरह के होते हैं, एक तो प्री जाइगोटिक, दूसरा है पोस्ट जाइगोटिक। जाइगोट बनने से पहले, जाइगोट बनने के बाद। ये है प्रोसेस। अब बताना है कि कौन सा कौन से के साथ मैच कर रहा है। अगर हम पोस्ट जाइगोटिक और प्री जाइगोटिक की बात करें तो इसमें से जैसे सीजनल आइसोलेशन दिया हुआ है ना, सीजनल, कि दो अलग अलग स्पीसीज का जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं या जो ब्रीडिंग टाइम है वो अलग अलग सीजन में होता है। तो ये क्या है, ये एक प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। पोस्ट जाइगोटिक मतलब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। जाइगोट जो है वो यहां पर फॉर्म हो चुका है, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद के आइसोलेशन की बात कर रहा है। तो हाइब्रिड इनवाइबिलिटी की बात करें, हाइब्रिड मतलब जब दो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्टिव इवेंट प्रोसेस करती है, रिप्रोडक्टिव इवेंट शो करती है, हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड इनवाइएबल है। हाइब्रिड क्या है, इनवाइएबल, मतलब यहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये आइसोलेशन कैसा है, ये आइसोलेशन है पोस्ट जाइगोटिक।
F2 ब्रेकडाउन ये भी आता है किसमें, पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में। तो यहां पर ये जो दो हैं, जो बी है जो कि पोस्ट जाइगोटिक है, इसके साथ मैच कौन करेगा, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। प्री जाइगोटिक में देखें, ए इसमें मैच कर देगा भाई, सीजनल तो है, दूसरा क्या है स्टिग्मेटिक, ऐसा ही रेस्पॉन्स, ये प्री जाइगोटिक में जाएगा। ए में ए के साथ मैच कर रहा है 1 एंड 4, ठीक है, ए के साथ 1 एंड 4। देखो ए के साथ 1 एंड 4, बी के साथ सेकंड एंड थर्ड, ये वाला जो ऑप्शन है आपको सी ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन 3, वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन जो था ये प्रॉपर क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां से है, क्वेश्चन है इकोलॉजी से। क्वेश्चन कहां से आया है, इकोलॉजी से, और इकोलॉजी में डाइवर्सिटी से, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी से भी बात करें तो यहां ये क्वेश्चन आया है सिम्पसन इंडेक्स से। कहां से, सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज दैट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ स्पीसीज वर टेकन अप फॉर ए स्पीसीज डाइवर्सिटी स्टडी। ओके भाई, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज दो जो है वो सेम है, सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, और उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी चल रही है। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट सम ऑफ द आउटकम, ठीक है, 4 कम्युनिटी है, नंबर ऑफ स्पीसीज सभी में सेम है, कम्युनिटी ए बी सी डी, ये 4 कम्युनिटी। इसने क्या बोला है, सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू, ये चीज ध्यान से समझने की है। तो देखो एक तो दो चीजें यहां पे आती हैं, एक तो आता है सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन्स इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। ओके, सिम्पसन इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और इसको कैसे लिखते हैं, समेशन n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ऐसे। चलो आगे देखो भाई, यहां पे क्या है, देखो अगर चीजें ध्यान से देखो तो सिम्पसन इंडेक्स एक अलग चीज है, सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स एक अलग चीज है, ये दोनों क्या है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स। अब इसकी जो डी की वैल्यू जो आती है, डी की वैल्यू आती है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, और यहां पे 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है जीरो डाइवर्सिटी, 1 का क्या मतलब होता है, जीरो डाइवर्सिटी। ये तो बात थी सिम्पसन इंडेक्स की, ये बात थी किसकी, सिम्पसन इंडेक्स की, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसने बोला है सिम्पसन इंडेक्स की बात ये नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये बात किसकी कर रहा है, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, या सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू, इसको सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, या फिर सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस डी, कैसे लिखते हैं इसको, 1 माइनस डी, 1 माइनस डी। ये बिल्कुल उसके उल्टा है कि वहां पर 0 अगर है, सिम्पसन इंडेक्स के केस में अगर 0 वैल्यू है, उसकी डी की वैल्यू 0 है, तो डाइवर्सिटी क्या है, इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और ये वैल्यू अगर 1 है तो वो डाइवर्सिटी क्या होगी, 0 डाइवर्सिटी। ये यहां पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा ये यहां पे,
कि अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर वैल्यू 1 है तो क्या आएगी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी। और अगर वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगी क्या, जीरो डाइवर्सिटी, जीरो डाइवर्सिटी। बस इतनी ही बात है, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी। ये तो था सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, सिम्पसन रेसिप्रोकल डाइवर्सिटी इंडेक्स। अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करें, ठीक है, आप एक बार इसको भूल जाओ, ये हमारे थ्योरी के अंदर है, ये थ्योरी वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट है। यूजुअली हम वैल्यू 0 से 1 के बीच में वहां पे देख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो दी हुई है, सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू, ये काफी ज्यादा दी हुई है। देखो जो वैल्यूज दी गई है वो काफी अच्छी खासी वैल्यूज दी गई है। तो आप सिंपल सी बात क्या करो, सिंपल सी चीज ये करो, जहां पर ज्यादा वैल्यू उसकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, पहले सबसे नंबर 1 पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, नंबर 2 पे इसकी, नंबर 3 पे इसकी, नंबर 4 पे इसकी। सीक्वेंस क्या आएगी, P is greater than, P is greater than A is greater than D, D is greater than C, ये वैल्यू आएगी। देखो ये कहां पे मैच हो रहा है, B is greater than A, A is greater than D, D is greater than C, ये यहां पर। देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इतनी बात याद रखो। आपको जो याद रखने की बात है वो ये है कि सिम्पसन इंडेक्स जो है और सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स है। सिम्पसन इंडेक्स ये बोलता है जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, सुन लो, जितनी कम वैल्यू उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। और सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स क्या बोलता है, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन आया है ये डाइवर्सिटी से, सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ना तो ये था ना ही ये था, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो ये आ गया आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ये आ गया बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये आ गया इकोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी पार्ट से, इकोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी के पार्ट से ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें कॉलम P दिया हुआ है, कॉलम Q दिया हुआ है। कॉलम Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल पार्क्स, और कॉलम Q रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल पार्क। कॉलम P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम P रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नेशनल पार्क जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज को कंजर्वेशन करने के लिए। ये टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया है इंडियन बायोडाइवर्सिटी से, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स। और जो नेशनल पार्क्स है ना, हाँ नेशनल पार्क्स गिवन है। नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स के बारे में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब आने लगे हैं एग्जाम में। मैंने यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड दोनों के क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं भी रखे, बाकी मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाए। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन है 2023 के पार्ट सी के इकोलॉजी और इवोल्यूशन से। तो ये यहां से देख लो, नेशनल पार्क्स दिए हैं, साथ में एनिमल्स दिए हैं। ये आपको आंसर कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एनिमल्स क्या दिए हैं, घड़ियाल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, हम्पबैक, मैशीर और हॉक्सबिल टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, इनके बारे में दिया है। देखो ये कहां कहां प्रेजेंट है, देखो नेशनल चंबल सेंचुरी घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, नेशनल चंबल सेंचुरी और नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां कहां पड़ता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट्स में ये नेशनल पार्क जो है वो लगता है। और 3 स्टेट जो है ये एक्चुअल में जहां पे 3 स्टेट ये मिलते हैं वहां पर है क्रिटिकल इंडेंजर्ड घड़ियाल जो है वो वहां पर इसको रखा जाता है।
गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी, ये कहां पर है? उड़ीसा में। और ये किसके लिए है? ओलिव रिडली सी टर्टल्स। तो हमने टर्टल्स के बारे में देखा कि टर्टल्स के बारे में पूछा है, ये वाले वो टर्टल्स हैं और ये कहाँ मिलते हैं? यहां पर। और ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, ये हो गया उड़ीसा। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंगाल टाइगर्स के लिए, इंडियन एलिफेंट्स के लिए, वाइल्ड बोर्स के लिए, इंडियन लिपर्ड्स के लिए, ठीक है, स्पोर्टेड डियर्स के लिए, बार्किंग डियर्स, सांबर फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स के लिए। ये हो गया कावेरी के लिए। तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग है, घड़ियाल अलग है, जो कि कहां मिलते हैं? नेशनल चंबल सेंचुरी। ओके, ये कहां मिलते हैं? नेशनल चंबल सेंचुरी। भैतारकानिका, ठीक है, ये देखो भैतारकानिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। ये किसके लिए? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। किसके लिए है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। तो ये हो गई इसके लिए। चलो मैच कर दो, बच गया क्या? हम्प बैक मैशीर, ये कहां पर? ये कावेरी, ये कावेरी में। ठीक है, चलो भाई देखो कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। ए का मैच है सेकंड के साथ, ए का मैच है सेकंड के साथ, तो ये दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। बी का मैच है फर्स्ट के साथ, तो ये मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? 1। इसका आंसर क्या है? 1। सी का मैच है 4 के साथ, डी का मैच है 3 के साथ। ये टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को देख के, इन क्वेश्चंस को देख के मायूस नहीं होना है, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस 2-3 ही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा जैसे 7-8 क्वेश्चन आए हैं किसी एक यूनिट से, 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन हार्डली आपको इस तरह के दिख जाएंगे। बाकी 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली रहेंगे, तो आप उनको उस तरह से सोल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। ये देखो, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख पा रहा है तो आपको यहां से मिलेगा। तो ए जो है आपका वो यहां लिखा हुआ है, बी आपका यहां लिखा हुआ है, सी आपका यहां लिखा हुआ है, और डी आपका ये है। ठीक है, इसने क्या बोला है? द 2 कॉलम्स गिवन बिलो द लिस्ट वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस इन इंडिया। कि ये इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस क्या है उसके बारे में बात चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैच बिटवीन द अबव कॉलम्स। इनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? तो आपको ये दिख रहा है, धतूरा इनोक्सिया, टेबेब्यूरिया रोजा, ठीक है, ये हो गया। मिरोपस विरिडिस, ये बर्ड है, ये धतूरा का है। ठीक है, ये स्नेल है, लार्ज स्नेल है, अफ्रीकन स्नेल इसको बोलते हैं। ये क्या है? टेबा ब्यूरिया रोजा। ये आपको इस तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। देखो इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहां मिल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको पिंक पुई भी बोलते हैं। ओके, टेबा बुया रोजा को पिंक पुई भी बोलते हैं, एंड रोजी ट्रम्पेट ट्री, ये इसका क्या है? नाम है। द ट्री इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड साउदर्न मैक्सिको एंड वेनेजुएला एंड एक्वाडोर, यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। धतूरा इनोक्सिया, प्रिकल बर्ब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिकर्ड थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं। इट इज द नेटिव ऑफ साउथ वेस्टर्न
यूनाइटेड स्टेट एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इंट्रोड्यूस इन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ठीक है, वहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो और देखो, धतूरा इनोक्सिया, धतूरा इनोक्सिया के बारे में भी देख लो। हाँ, ये अभी हमने देख लिया। और ये क्या है? लार्ज लैंड स्नेल। ठीक है, लिसेक्टियाना फुलिका, लिसेक्टियाना फुलिका है। ये क्या है? ये है नेटिव ऑफ, ये क्या है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली दिस एंड दिस, इट इज नोन एज जेंट अफ्रीकन लैंड स्नेल। यहां से इसके क्वेश्चन का आंसर आया है कि इट इज द इंट्रोड्यूस्ड एंड इनवेसिव फ्रॉम अफ्रीका। ये है लैंड स्नेल। ठीक है, एक्टिना फुलिका भी इसको बोलते हैं। इसके ये दोनों जो नाम है ये इसी के ही नाम है। गॉट इट? धतूरा इनोक्सिया। अब बी का मैच किसके साथ हमने करवा दिया? बी का मैच हमने ए के साथ करवा दिया। अगर आपको एक भी पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। तो ये जो टेबेबुया रोजा जो है वो कहां से आया है? साउथ अमेरिका से। कहां से आया है वो आया है साउथ अमेरिका से। द ट्री इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। ये है आंसर यहां पे। सेकंड, ये आंसर यहां पे है, जेंट अफ्रीकन लैंड स्नेल। ठीक है, तो आप यहां से देख के इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। सब आंसर इसमें मेंशन्ड है। गॉट इट? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ बताने जैसा कुछ खास तो है नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से रीड करो और फिर आंसर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, मेल ऑफ ए स्पीसीज ऑफ ग्रास ओपर प्रोड्यूस लाउड कॉल टू अट्रैक्ट द फीमेल। बात क्लियर है? एक स्पीसीज के ग्रास ओपर के मेल्स जो है वो लाउड कॉल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकें। मोस्ट एनर्जी ऑफ दीज कॉल्स लाई इन द स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ओके, ज्यादातर एनर्जी जो है वो कहां पर होती है? स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हर स्पीसीज की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है ना, यहां पे बोला गया है। व्हाइल अदर फ्रीक्वेंसीज हैव मच लेस एनर्जी। तो स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी के अलावा जो बाकी की जो फ्रीक्वेंसी उसमें कम एनर्जी जो है यूज की जाती है। दिस इज डिपिक्टेड इन ए पावर स्पेक्ट्रम प्लॉट विद सॉलिड लाइन इन द फिगर बिलो। ठीक है, ये जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, ये स्पेक्ट्रम जो है वो यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि जो मेल्स हैं वो जो लाउड कॉल देते हैं उसको डिनोट किया गया है एक सॉलिड लाइन से। यहां पर जो है वो है साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे है साउंड प्रेशर लेवल। यहां पर लिखा है साउंड प्रेशर लेवल। गॉट इट? इतना लिखा है। एक्स एक्सिस पे लिखा है फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ है। चलो आगे देखो। ओके, फीमेल फाइंड मेल बाय लिसनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द स्पीसीज स्पेसिफिक कॉल। फीमेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है फीमेल जो मेल्स की जो कॉल है उनको लिसन करके। एंड दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। जो बातें हैं ना वो इसी में ही मेंशन की है। क्या बोला है? दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू द स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। दिस इज डेपिक्टेड यूजिंग हियरिंग थ्रीशोल्ड कर्व, जो कि ये उसका हियरिंग थ्रीशोल्ड कर्व है। ये फीमेल का क्या है? हियरिंग थ्रीशोल्ड कर्व, जो कि डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है। दिस अलाउ फीमेल टू फाइंड इवन द सॉफ्टेस्ट कॉलिंग मेल।
जो मेल बिल्कुल सॉफ्ट कॉल भी कर रहा होगा उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड इग्नोर इवन द लाउड कॉलर्स ऑफ अदर स्पीसीज। बात समझ में आई कि वो दूसरी स्पीसीज के लाउड कॉलर्स को भी इग्नोर कर देती है। ओके, रिजल्टिंग इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है। कहां से क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पार्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हियरिंग थ्रेशोल्ड डैश लाइन। मतलब हियरिंग थ्रेशोल्ड डैश लाइन का मतलब क्या है कि ये फीमेल्स की बात चल रही है, फीमेल्स का हियरिंग थ्रेशोल्ड, ये फीमेल्स की बात चल रही है। ऑफ द फीमेल्स गिवन द पावर स्पेक्ट्रम सोलिड, जो कि सोलिड लाइन से दिया गया पावर स्पेक्ट्रम ऑफ मेल कॉल ऑफ दिस ग्रास ऑपर। आप बात को ध्यान से समझो कि ये जो आपको शो हो रही है ये वाली, ये क्या है, साउंड प्रेशर लेवल। क्या है ये, साउंड प्रेशर लेवल। ये उस स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये फ्रीक्वेंसी जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक है। दिस इज स्पीसीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये जो फीमेल है ये केवल इसी फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज करेगी, इसी को ही सुनेगी। तो ये फीमेल यहां पे शो किया गया है कि ये इस फ्रीक्वेंसी को लिसन कर रही है, यहां पे शो किया गया कि इसको लिसन कर रही है। ये दोनों ग्राफ हो गए गलत। दूसरा केस ये है कि ये जो साउंड कॉल है ऑर्गेनिज्म की, ग्रास ओपर की, मेल की, और ये इसके जो लिसनिंग वाला जो पार्ट है उसको यहां पे शो किया गया है, उसके थ्रेशोल्ड को शो किया गया है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पे इस फ्रीक्वेंसी के कम से कम सॉफ्टेस्ट पार्ट, ये मान के चलो इसका ये सॉफ्टेस्ट कॉल है, उसकी क्या है, सॉफ्टेस्ट कॉल इस लेवल पे, वो इसको भी रिकॉग्नाइज करेगी। फीमेल जो है वो इसको भी रिकॉग्नाइज करेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी में आने वाली सॉफ्ट से सॉफ्ट कॉल को भी वो फीमेल रिकॉग्नाइज करेगी। यहां पे वो सॉफ्ट कॉल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, वो केवल हाई कॉल को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है। यहां पे वो केवल और केवल हाई कॉल्स को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉल को रिकॉग्नाइज वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए, द आंसर शुड बी फर्स्ट, आंसर शुड बी फर्स्ट। तो इनका जो हियरिंग के लिए थ्रेशोल्ड है फॉर द साउंड प्रेशर, द थ्रेशोल्ड फॉर साउंड प्रेशर फॉर द हियरिंग शुड बी मिनिमम। तो ये क्या है, ये आपको ये क्या शो हो रहा है, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है किस बात के लिए, साउंड प्रेशर के लिए ये, और ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है साउंड प्रेशर के लिए। दिस इज द रॉन्ग एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा, अगर आपको देखो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ये दो पार्ट दिए गए हैं। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअल है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेजुअल है। और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम ये कहता है कि इवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, वो कैसा प्रोसेस है, वो एक इंस्टेंट प्रोसेस है। वो क्या है, वो एक इंस्टेंट प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो एक इंस्टेंट प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। यहां से आप आराम से देख सकते हो। बाकी मैंने यहां पे मेंशन भी किया है, मॉडर्न सिंथेसिस जो हक्सले थ्योरी है वो क्या किस बारे में डिस्कस करती है, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ओलेसेंट थ्योरी और इज ए मॉडल of how allele sampled from a population may have originated from a common ancestor। इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता, यहां से सिर्फ दो ऑप्शन देके आंसर लगाएंगे
द न्यू स्पीसीज अराइज बाय ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज, मतलब फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म की बात हो रही है। मतलब बी का मैच शो कर रहा है किसके साथ? 4 के साथ। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, इवोल्यूशनरी चेंजेस अपीयर इंस्टेंटेनियस बिटवीन जियोलॉजिकल सेडिमेंट्री लेयर्स। ठीक है, वो क्या है? इंस्टेंट इवोल्यूशन होता है। सी का मैच किसके साथ है? सी इज इक्वल टू 2। देखो, बी का मैच शो कर रहा है 4 के साथ, सी का मैच कर रहा है 2 के साथ। आंसर क्या है? ए। बी का 4 के साथ, सी का 2 के साथ, आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कहां से है? ये है इवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन से। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, मॉडर्न सिंथेसिस और मॉडर्न सिंथेसिस बाय जे हक्सले, कोलेसेंट मॉडल इंस्पायर्ड बाय राइट फिशर मॉडल। इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहां मैंने मेंशन की है, देख लेना। चलो, हाँ, क्वेश्चन आया है कहां से? देखो क्वेश्चन कहां से आया है। ये क्वेश्चन आया है, ए फाउंडर पॉपुलेशन हैज एन ए heterozygous जीनोटाइप विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2pq, ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 1 है। या आप सिंपली बोलो कि ये फ्रीक्वेंसी है 1। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। विद रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हाँ सॉरी, ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 जनरेशन के बाद? क्वेश्चन आया है आरडी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में भी से, और वहां से भी स्पीसीज, वहां से भी स्पेसिफिक कहां से आया है? इन ब्रीडिंग से। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो कि जब इनब्रीडिंग होती है, इनब्रीडिंग जब होती है, तब हेट्रोजाइगोट्स जो है, हेट्रोजाइगोट्स की जो नंबर है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, स्पेसिफिक अगर बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगोट्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो होती है इंक्रीज। हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी होती है डिक्रीज होती है। अगर बात करें हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी कैसे डिक्रीज होती है, इसके लिए फॉर्मूला है 1/2 रेज टू पावर n। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन। मतलब हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और वो भी कैसे? 1/2 रेज टू पावर n। n क्या है? n है 3, तो ये क्या होगा? 1/8। 1/8। तो हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी आफ्टर 3 जनरेशन कितनी बचेगी? 1/8। तो 1/8 किसमें? केवल एक ऑप्शन में दिया गया है 1/8, और इनके लिए क्या है? ठीक है, अगर आपको एक भी पता चल गया, बाकी तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा का ये निकाल लो, 1 - 1/8, 1 - 1/8 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 से डिक्रीज होती है, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी 1/4 से इंक्रीज होती है, 0.25 से इंक्रीज होती है, इनकी 0.5 से डिक्रीज होती है। ये देखो, टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। कोई ही एक आधा स्टूडेंट होगा जो ये क्वेश्चन कर पाया होगा, जिसने ये सब चीजें देखी होंगी। बहुत रेयर होगा, बहुत ही ज्यादा रेयर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मैंने आपको विद डायग्राम आपको दिखाया है कि कौन कौन सा एनिम, किस किस की बात हो रही है। सौला, ये होता है सौला, वियतनाम में पाया जाता है। इलापिका, ये इलापिका है, ठीक है, ये आपको इलापिका है जो कि पाया जाता है चाइना में,
और तिनशेन माउंटेन यहां पर पाया जाता है, इलापिका तिनशेन माउंटेन में। ग्रेटर बैम्बू लेम्यूर, ये हो गया ग्रेटर बैम्बू लेम्यूर, ये पाया जाता है मेडागास्कर में। ये कहां पाया जाता है? मेडागास्कर में पाया जाता है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है, ये हो गया बैम्बू लेम्यूर। एडेक्स, ये आपको एडेक्स दिख रहा होगा, और ये एडेक्स पाया जाता है सहारा डेजर्ट में। एडेक्स मिलता है सहारा डेजर्ट, इलापिका, चियनसेन माउंटेन, सोला मिलता है वियतनाम में। इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अगली स्लाइड पे जाने का कष्ट करें। देखो क्या है सोला, ये मई 1992 में पहली बार डिस्कवर हुआ है, ये वियतनाम में। ओके, by the help of Ministry of Forestry of Vietnam and WWF World Wildlife Fund in North Central Vietnam। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2 पैरेलल होम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ऑफन कॉल्ड एशियन यूनिकॉर्न, इसको बोला जाता है सोला को। In 2 decades since its discovery, none exist in captivity, and this is rarely seen mammal is already critically endangered। ना तो ये कैप्टिविटी में है, ना ही ये देखा गया है 2 डिकेड से, उसके बाद भी नहीं देखा गया है। पहली बार देखा, उसके बाद देखा नहीं। इलापिका, ये क्या है? मैमलियन स्पीसीज है। ये क्या है? मैमलियन स्पीसीज। ये क्या है? मैमलियन स्पीसीज है। यानशान माउंटेन्स चाइना, वहां पर पाया जाता है। इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका नंबर डिक्रीज हो गया, एंड इंक्रीज ग्राजिंग प्रेशर मे हैव कॉज्ड द रैपिड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। अब इलापिका को इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया गया है 2018 में, विद लेस देन 1000 इंडिविजुअल्स लेफ्ट। 1000 से भी कम इंडिविजुअल बचे हुए हैं। बहुत क्यूट मैमल्स होते हैं ये इलापिका। द ग्रेटर बैम्बू लेम्यूर, ये क्या है? ब्रॉड नोज्ड बैम्बू लेम्यूर। ठीक है, इसको ब्रॉड नोज्ड बैम्बू लेम्यूर जो है वो बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्राइमेट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्राइमेट है, और जो कि रेस्ट्रिक्टेड है कहां पर? मेडागास्कर में। एडेक्स देख लो, व्हाइट एंटीलोप इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या है? व्हाइट एंटीलोप, जो कि एक प्राइमेट है, सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है एंटीलोप्स की, एंड क्लासिफाइड बाय IUCN, although extremely rare in native habitat due to unregulated hunting, and it's quite common in captivity। सारे के सारे मैमल्स की बात चल रही है, ये प्राइमेट्स हैं। ठीक है, हैं तो सारे मैमल्स, लेकिन ये वाले ये प्राइमेट है, ये भी प्राइमेट है। ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, चलो देखते हैं भाई। तो ये टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये है बायोडाइवर्सिटी से। और अगर मैं बात करूं, देखो बायोडाइवर्सिटी में मैं मान के चल रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप उसमें कंसिडर कर लोगे। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इवोल्यूशन से। क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन है इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन के कौन से पार्ट से क्वेश्चन है? ये इवोल्यूशन के कौन से पार्ट से है? फाइलोजेनेटिक ट्री से। फाइलोजेनेटिक ट्री। देखो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा देखने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। एक क्वेश्चन को टाइम देना बहुत जरूरी है, उसका जितना प्रॉपर टाइम बनता है वो देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बहुत बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चन को पूरा रीड करो और समझो। अगर आपके समझ में आ गया एक बार में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है,
दिया क्या गया है, आप ये मान के चलो कि 70% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, बशर्ते आपको ये समझ में आ गया कि ये सब चीजें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसकी स्टेटमेंट से आंसर निकाल ले जाओगे देख के। इसलिए क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। द टू फाइलोजेनेटिक ट्री गिवन लो रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी पैटर्न इन ए स्पीसीज और ए पॉपुलेशन। द डिफरेंटली कलर्ड डैश लाइन रिप्रेजेंट सिंगल स्पीसीज और जीन जीनोलॉजी। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल स्पीसीज को, बात को समझो, ये सिंगल स्पीसीज हैं लेकिन अलग अलग लीनिएज हैं। ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंगल स्पीसीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। और डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीन जीनोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन जीन जीनोलॉजी को। चलो यहां से ये बना दो डॉटेड लाइन, ये अलग डॉटेड लाइन है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझो भाई, ये अलग डॉटेड लाइन है, ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है, और फाइनली ये क्या बन गई, एक तीसरे कलर की डॉटेड लाइन बन गई, ये बन गई। ये क्या हुआ यहां पर, ये है, ये क्या है भाई, सिंगल स्पीसीज। देखो ध्यान से, सिंगल स्पीसीज, एक लीनिएज ये, दूसरा लीनिएज ये, एक जीन की जीनोलॉजी, इस दूसरे जीन की। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर क्या हुआ, इनका हुआ हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां पर हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से देखो ये थर्ड सॉलिड लाइन यहां से निकल के चल पड़ी है। यहां पे क्या हुआ, थर्ड सॉलिड लाइन जो है वो यहां से अराइज हुई है। तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो बी वाला, देखो ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है उसको भी ध्यान से देखो। तो दो लीनिएज जो है, दो अलग अलग लीनिएज जो है वो एक दूसरे के पास में आए, ये एक ये लीनिएज, ये एक ये लीनिएज, हाइब्रिडाइज की फॉर्मेशन हुआ, ये बना हाइब्रिड, और फाइनली एक नई स्पीसीज ये बनी है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस वो ध्यान से देखो, वो एक लीनिएज वो और दूसरा लीनिएज, एक लीनिएज ये और दूसरा लीनिएज ये, और ये यहां पर आपको एक अजीब सी जीन जीनोलॉजी देखने को मिलेगी। इस तरह से डॉटेड लाइन चल रही थी, उसके बाद ये अलग तरह से चल पड़ी डॉटेड लाइन, उसके बाद ये अलग तरह से डॉटेड लाइन जो है वो यहां पे हमें देखने को मिली है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है इनकम्प्लीट लीनिएज शॉर्टिंग, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनकम्प्लीट लीनिएज शॉर्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों, कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जीन जीनियोलॉजी does not match with the phylogenetic tree। तो जीन जीनोलॉजी जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री के साथ मैच नहीं कर रही है। यहां पर क्या शो हो रहा है, यहां पर इनकम्प्लीट लीनिएज शॉर्टिंग रिप्रेजेंट हो रही है, और ये जीन्स को रिप्रेजेंट कर रही है डॉटेड लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द जीन्स, इट डज नॉट एग्जैक्टली मैच द स्पीसीज ट्री और फाइलोजेनेटिक ट्री, ये स्पीसीज ट्री से मैच नहीं करती है, डजंट मैच विद स्पीसीज ट्री, स्पीसीज ट्री के साथ वो मैच नहीं होती है। जो जीन की जीनियोलॉजी जो है वो स्पीसीज ट्री से मैच नहीं होती है।
और वो एक अलग इवोल्यूशनरी पाथ को फॉलो करती है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? इट इज कॉमन इन स्पीसीज विद रिलेटिव शॉर्ट डाइवर्जेंस टाइम। ये कहां देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है वेयर स्पीशिएशन occurs in short time। बहुत थोड़े टाइम में जहां पर स्पीशिएशन होता है वहां पर हमें देखने को मिलती है इनकम्प्लीट लीनिएज शॉर्टिंग। ठीक है, वहां पर क्या देखने को मिलती है? इनकम्प्लीट लीनिएज शॉर्टिंग देखने को मिलती है। और या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ये हमें कहां पे देखने को मिल सकती है? इट इज कॉमन इन द स्पीसीज विद रिलेटिव शॉर्ट डाइवर्जेंस टाइम। कॉमन इन स्पीसीज विद शॉर्ट डाइवर्जेंस टाइम और शॉर्ट डाइवर्जेंस टाइम, शॉर्ट डाइवर्जेंस टाइम। अगर डाइवर्जेंस टाइम छोटा है तो भी हमें देखने को वो मिलेगा। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम्प्लीट लीनिएज। इनकम्प्लीट लीनिएज। अगर ये कंप्लीट लीनिएज होता तो यहां पे हमें सॉलिड लाइन एक देखने को मिलती थी प्रॉपर। यहां पर एक सॉलिड लाइन के साथ साथ ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी। ओके, यहां पे एक सॉलिड लाइन भी होनी चाहिए थी। जैसे यहां पर क्या हुआ? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ और यहां से एक ये लाइन सॉलिड चली है, वहीं पे ही वैसे ही यहां पे एक जो हमें लाइन देखने को मिलनी चाहिए थी, सॉलिड लाइन। तो ये क्या है? ये है इनकम्प्लीट लीनिएज शॉर्टिंग और हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन इस तरह का क्वेश्चन आए तो देख लेना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनिएज शॉर्टिंग को। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे दो डॉटेड लाइन मिलके एक सॉलिड लाइन बनाया है, दो डॉटेड लाइन मिलके एक सॉलिड लाइन बनाया है। और यहां पे एक डॉटेड लाइन जो है वो क्या है? वो स्पीसीज ट्री के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है। वो स्पीसीज ट्री के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है। इसका जीन इधर से आया, एक लीनिएज ये है, इसका जीन इधर से आया, दूसरा लीनिएज ये है, दोनों ने हाइब्रिड बनाया। यहां पे एक जीन ही चला है, वो डाइवर्ज हो गया। वो क्या हुआ? डाइवर्ज हो गया, और वो भी इनकम्प्लीट डाइवर्ज, केवल इनकम्प्लीट सॉर्टिंग है ये देखो फाइलोजेनेटिक ट्री से। ठीक है, या आप ये मान के चलो डाइवर्सिटी से भी मान सकते हो इसको, फाइलोजेनेटिक ट्री से भी मान सकते हो। मालाबार रिडलिंग फ्रॉग, तो यहां पे लिखा है फ्रॉग। ठीक है, एम्फीबियन। ये क्या है? टर्टल, रेप्टाइल। ये क्या है? इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बर्ड। और ये क्या है? ये है मैमल। ये क्या है? मैमल है। इवोल्यूशनरी ट्री है ऑर्गेनिज्म की, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स एज डिपिक्टेड नंबर 1 to 4। 1 से 4 कैरेक्टर यहां पर दिए हुए हैं, लाइक एमनियोटिक एग, ओविपेरस, परपर्जेंट और टेट्रापोड। परपर्जेंट एंड टेट्रापोड। तो अगर बात करें हम फ्रॉग की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की, तो सारे के सारे क्या हैं? ये ऑल ऑफ देम आर टेट्रापोड। सारे के सारे क्या हैं? ऑल आर टेट्रापोड। सभी के सभी टेट्रापोड्स हैं। मैमल्स की बात करें, मैमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फर प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, इनमें फर प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप इनकी बात करो, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये क्या है? दे आर ओवीपेरस। ये क्या है? ओवीपेरस। ये अंडे देते हैं, दे आर ओवीपेरस, दे आर ओवीपेरस। और अगर हम इन सभी की बात करें, अगर हम बात करें इन सभी की, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे शो क्या करते हैं? एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग। आंसर क्या आएगा? टेट्रापोडा, एमनियोटिक एग, ओवीपेरस और फर प्रेजेंट। ये बायोडाइवर्सिटी से भी मान सकते हो। ठीक है, या आप
बायोडाइवर्सिटी से भी मान सकते हो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को फाइलोजेनेटिक ट्री से भी मान सकते हो, फाइलोजेनेटिक ट्री से भी इस क्वेश्चन को मान सकते हो, कहीं से भी आप कंसिडर कर सकते हो। आपको क्वेश्चन, आपको अगर इंफॉर्मेशन है इन सभी चीजों के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये देख लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डिपिक्ट द ग्रोथ एज पर लॉजिस्टिक इक्वेशन, लॉजिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पे कौन सा बेस्ट कर्व है। ये आया है इकोलॉजी से, पॉपुलेशन ग्रोथ से। ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन ग्रोथ से, पॉपुलेशन ग्रोथ, यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक इक्वेशन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स बेस्ट डिपिक्ट ग्रोथ एज पर लॉजिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पे बेस्ट ग्राफ के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से बेस्ट ग्राफ है। तो भाई अगर लॉजिस्टिक इक्वेशन की बात करें, लॉजिस्टिक अगर इक्वेशन की बात करें तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के, वो होता है। चलो ठीक है, यहां पे आपको एक एच शेप कर्व दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक एच शेप कर्व दिख रहा है। गॉट इट। ये जो है, ये आपको यहां तक ये शेप कर्व दिख रहा है, उसके बाद ये यहां पे स्टेडी फेज dn बाई डी टी, के बाई टू के बाई टू के बाई टू के बाई टू, सभी में के बाई टू जो है वो दिया हुआ है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये लॉजिस्टिक इक्वेशन में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, अगर हमें इस ग्राफ की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, अगर हम बात करें अपने ग्राफ की, जो एक्चुअल ग्राफ है लॉजिस्टिक इक्वेशन का, वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। यहां पर होता है टाइम और यहां पर होता है एन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलता है, एस शेप ग्राफ, ऐसे है ना, ये एस शेप ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दिया गया है यहां पर के बाई टू लिखा हुआ है, dn बाई डी टी और के बाई टू, चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम कब दिखाई देती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमें मैक्सिमम कब दिखाई देती है भाई, जब वैल्यू के बाई टू होती है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी की हाफ जब पॉपुलेशन होती है तब हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है, तब हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। यहां पर भी dn बाई डी टी है, यहां पर भी क्या है, dn बाई डी टी, और ये क्या है k बाई टू, और ये क्या है k, और यहां पर लिखा हुआ है n। तो इस तरह का ग्राफ हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, हम केवल एक एस शेप ग्राफ देखते हैं जहां पे ये n होता है, यहां पे t होता है। यहां इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ये, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ये। अगर यहाँ पे n होता, यहाँ पे t होता, तो हम इस ग्राफ को बोलते दिस इज द बेस्ट ग्राफ फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लेकिन k बाई टू दिया गया है, तो k बाई टू के लिए तो यही ग्राफ है, dn बाई डी टी दिया गया है, चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, या पॉपुलेशन ग्रोथ, या चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 2 मिनट की समरी में देख लेते हैं हम आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। तो आज की क्लास में हमने पीवाईक्यू देखे पार्ट सी के जून 2023 इकोलॉजी और इवोल्यूशन के। तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हैं पार्ट सी के इकोलॉजी और इवोल्यूशन के, और जो पिछले सीक्वेंस चले थे क्वेश्चंस की, उनमें ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व हो चुके हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन रेयरली रहा होगा जो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहा होगा,
इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो जो अपना लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो था वो सभी यहाँ पे मैंने डाला है, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डाला है, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए इन क्वेश्चंस में क्या है, किस तरह का क्वेश्चंस आया हुआ है, या किस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और आपको इधर फोकस करना चाहिए। अगर बाई चांस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको यहां से एक भी ऑप्शन आता है ना, अगर आपको यहां से एक भी ऑप्शन पता है गलती से, या आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उसका करेक्ट आंसर लगा सकते हो, उसका आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो। देखो अगर एक या दो भी आपको पता चल गया, आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो। तो कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, और नेशनल पार्क्स इंडिया के तो एटलीस्ट सारे देख लो, नेशनल पार्क्स तो सारे देख लो इंडिया के। बाकी जितना हो सकता है वो तो फिर लक के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट दिसंबर में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कंट्री के इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं मैमल्स के, इनको कोई नहीं पढ़ता है। तो टेंशन मत करो, बात ये देखो कि जितने आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन है उनको आप कर पाओ, कोशिश उसके लिए ट्राई करो। इकोलॉजी इवोल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आते रहे हैं और भी आएंगे, और मेरा मानना ये है कि अगली नेक्स्ट जो अभी एग्जाम आने वाला है दिसंबर, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलने वाले हैं, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि मैंने बताया भाई, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, या जो आपके जो आप पढ़ते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो आने जरूरी है एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयार करो, पढ़ाई करो, और धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। अपना एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर्स को शॉर्ट पार्ट्स में कवर करो, चीज़ों को छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, लेकिन छोटे छोटे ज़्यादा टारगेट बनाओ दिन के, उनको कवर करो। छोटे छोटे ज़्यादा टारगेट बना के थे अगर आप चले जाओगे, तो आप लास्ट में देखोगे कि विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ आपने बहुत कुछ कर लिया है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी, अगर आप एक एक घंटे के भी टारगेट बनाते हो छोटे छोटे, एक टॉपिक को 1 घंटा देके 1.5 घंटा देके आप खत्म कर रहे हो, कवर कर रहे हो, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, साथ में उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि आप एक दिन में अप्रोक्सीमेटली आधा चैप्टर खत्म कर सकते हो, बशर्ते आप टारगेट्स बनाओ अपने छोटे छोटे, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।